प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि राजदूत और उच्चायुक्त के बीच क्या अंतर है। अक्सर करके स्टूडेंट इस प्रश्न को उठाते रहते हैं, तो आइए समझते हैं इसे विस्तार से। देखिए, एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध हैं, ये किससे विनियमित होते हैं? विदेश नीति से विनियमित होते हैं। और भारत की जो विदेश नीति है, इसका मूल आधार अनुच्छेद 51 है। मूल आधार अनुच्छेद 51 है नीति निषेधक तत्वों में कि आपके किन्हीं दूसरे देशों के साथ किन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर संबंध होंगे, उसका उल्लेख 51 में दिया हुआ है। अब इन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर जब भारत दूसरे देशों के साथ वैदेशिक संबंधों का विनियमन करेगा, तो उसके लिए उसके पास एक स्थायी पदाधिकारी होना चाहिए और उसकी एक स्थायी सेवा होनी चाहिए। तो जो ये स्थायी सेवा है भारत के पास, उस स्थायी सेवा का नाम है आईएफएस, जिसको बोलते हैं भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा यानी ये भारत के पास एक स्थायी सेवा है जिसे आईएफएस के नाम से जाना जाता है, और इसके सदस्यों को ही विदेशों में राजनयिक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहां कार्यालय होता है, यानी हमारी एम्बेसी होती है, और उस एम्बेसी में आईएफएस के जो सदस्य होता है उसको वहां पर नियुक्त किया जाता है भारत सरकार द्वारा, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर, और राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। अब वो कितने समय तक रहेगा, यानी 1 साल तक रहेंगे, 2 साल तक रहेंगे, 4 साल तक रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे, ये केंद्र सरकार का फैसला होगा। ठीक, तो आईएफएस के, ध्यान से आप समझिएगा, भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारियों को भारत सरकार द्वारा राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में विदेशों में नियुक्त किया जाता है। अब ध्यान से आप समझिएगा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष एक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें जो सर्वोच्च रैंक प्राप्त करेगा वो आपका कौन होगा? आईएएस होगा। ध्यान से आप समझिएगा, यानी यूपीएससी द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष, और उस परीक्षा में सर्वोच्च रैंक जिसकी होती है, जिन लोगों की, उन्हें आईएएस में लिया जाता है। उससे कम रैंक वालों को आईएफएस में लिया जाता है, उससे कम रैंक वालों को आईपीएस में लिया जाता है। इसके अलावा और भी लिस्ट है इसमें। अच्छा, इसमें यह भी देखा जाता है कि उस प्रतियोगी ने प्राथमिकता क्या दी थी। जैसे मान लीजिए उसने प्राथमिकता दी थी कि भाई सबसे पहले मैं आईएफएस में जाना चाहूंगा, उसके बाद उसने दूसरी सेवा को प्राथमिकता दी है, तो अगर वो सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है तो तब भी वो आईएएस में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने प्रेफरेंस किसको दिया था? आईएफएस को। अब जरा दूसरी समीकरण में आइए आप कि आईएफएस के रूप में आपने प्राथमिकता दी थी कि फर्स्ट मुझे आईएफएस बनाया जाए,
लेकिन आप आईएफएस तक की जो मेरिट है उसमें आपका नाम नहीं आया है, तो आपको आईएफएस में नहीं चुना जाएगा। उसके बाद जो जिस रैंक के हिसाब से आप हैं और आपकी प्राथमिकता है उस हिसाब से आपको वो सेवा में मिलेगी आपको। तो ये है आपके लोक सेवा आयोग का पैटर्न। तो अब इसमें जो ये आईएफएस है इसी का संबंध है आपकी राजदूत और उच्चायुक्त से, यानी आईएफएस के, और ये क्या है आपकी केंद्रीय सेवा है। क्या है ये? केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है ये। जबकि आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इन दोनों में क्या अंतर है उस पर फिर हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी यहां केवल इतना जान लीजिए कि आईएफएस क्या है? आपकी केंद्रीय सेवा है, यानी केंद्र सरकार की सेवा है ये। और इनसे इनके सदस्यों को विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो अब पहली बात तो यह क्लियर हो गई कि राजदूत और उच्चायुक्त दोनों ही आईएफएस से लिए जाते हैं। तो इस मामले में दोनों में क्या हो गई? समानता हो गई। अब आइए अधिकार और शक्ति को लेकर के, राजदूत और उच्चायुक्त के अधिकार और शक्ति की अगर हम बात करें तो अधिकार और शक्ति एक समान है। जैसे अगर हमने किसी भी कंट्री में अपना राजनयिक नियुक्त किया है, राइट, तो भाई उन्हीं अधिकार और शक्ति के साथ भेजा जाएगा ना जो हमारी विदेश नीति के मूल आधार हैं, राइट ना, और गवर्नमेंट की जो प्राथमिकताएं हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें भेजा जाएगा वहां पर, और वो अधिकार और शक्ति रहेंगी उसके पास। तो उसको लेकर के भी अंतर नहीं है। अब अंतर किस बात को लेकर के है, जरा उस पर आ जाइए। अंतर यह है कि कंट्री जिसमें हमने अपने राजनयिक को नियुक्त किया है, क्या वो कॉमनवेल्थ कंट्री का सदस्य है? तो यहां इस आधार पर इनमें भेद किया जाता है। तो ध्यान रहे 1926 में ब्रिटेन ने एक सम्मेलन आयोजित किया था, राइट, और इसी सम्मेलन के तहत राष्ट्रमंडल राष्ट्रों, कॉमनवेल्थ नेशंस नाम से संगठन का गठन किया गया। और इसमें कौन थे? जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ब्रिटेन के उपनिवेश वाले देशों को मिलाकर के यह संगठन बनाया गया था 1926 में। और वहां का सम्राट और साम्राज्ञी, इसका पदेन क्या होता था? अध्यक्ष होता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे लैटिन अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी देश क्या हुए? आजाद हुए, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी आजाद हुआ था एशियाई देशों में, राइट, 1947 में। तो अब क्या हुआ कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री है, कॉमनवेल्थ नेशंस का जो परंपरागत व्यवस्था चली आ रही थी उसको भंग कर दिया इन्होंने, और इसकी पुनर्संरचना 1949 में की गई। अब ये वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ नेशन है, राइट नाउ, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1949 वाला है, 1926 वाला नहीं। तो अब व्यवस्था क्या है कि इस कॉमनवेल्थ जो नेशंस वाला जो संगठन है, इसमें अधिकांशतः वो देश सदस्य हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। भारत भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान भी इसका सदस्य है,
लेकिन चाइना भी गुलाम रहा था, लेकिन चाइना इसका सदस्य नहीं है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जो इसके गुलाम नहीं रहे थे वर्तमान में, जैसे कि मोजाम्बिक हो गया, रवांडा हो गया। ये दो ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं थे, उसके बावजूद भी ये आज इसके क्या हैं, सदस्य हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इन देशों के बीच जो राजनयिक नियुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उच्चायुक्त कहा जाता है। यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में जो राजनयिक नियुक्त होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उच्चायुक्त। जैसे भारत और पाकिस्तान ये दोनों ही कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, तो इनके राजनयिकों को, यानी भारत अपना राजनयिक नियुक्त करता है पाकिस्तान में तो उसे उच्चायुक्त कहा जाएगा, हाई कमिश्नर। और पाकिस्तान हमारे यहां जो नियुक्त करता है उसको क्या कहा जाएगा, हाई कमिश्नर। ब्रिटेन हमारे यहां नियुक्त करेगा तो वो हाई कमिश्नर कहलाएगा, और हमारा जब वहां पर नियुक्त होता है तो उसको भी हाई कमिश्नर कहते हैं। तो उच्चायुक्त कौन होते हैं, जो कॉमनवेल्थ के कंट्री में राजनयिक नियुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उच्चायुक्त कहते हैं। शेष विश्व के देशों के साथ जब हम राजनयिक नियुक्त करते हैं इसे क्या कहा जाता है, राजदूत कहा जाता है। जैसे अभी आप चाइना को ले लीजिए, तो चाइना उपनिवेश था लेकिन वो कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है, तो चाइना का राजनयिक हमारे यहां नियुक्त होगा तो वो राजदूत कहलाएगा, और हमारा जो राजनयिक चाइना में नियुक्त होगा वो भी राजदूत कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार अमेरिका का राजनयिक जब भारत में नियुक्त होगा तो उसे राजदूत कहा जाएगा, और हमारे यहां का जब अमेरिका में राजनयिक नियुक्त होगा उसे राजदूत कहेंगे। निचोड़ क्या निकल करके आया कि दो देश, अगर ये दोनों ही देश कॉमनवेल्थ के कंट्री हैं तो उच्चायुक्त कहलाएंगे इनके राजनयिक, और अगर इसमें से एक भी उसका मेंबर नहीं है तो फिर वो उच्चायुक्त नहीं कहलाएगा, वो फिर राजदूत कहलाएगा। जैसे भारत तो सदस्य है लेकिन चाइना सदस्य नहीं है, इसलिए हमारे और चीन के बीच में राजदूत, लेकिन हमारे और ब्रिटेन के बीच में क्या होगा, उच्चायुक्त, क्योंकि दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्री के क्या हैं, आपके मेंबर हैं। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया। केवल इसी आधार पर अंतर है राजदूत और उच्चायुक्त का, बाकी के अधिकार, शक्ति और भूमिका को लेकर के कोई अंतर नहीं है। भूमिका वही है, अधिकार और शक्ति वही है, नियुक्ति का प्रोसीजर भी वही है, राइट। और ध्यान रहे कि ये जो राजनयिक होते हैं ये किन्हीं दो देशों के बीच जो वैदेशिक संबंध होते हैं उन वैदेशिक संबंधों के लिए एक ब्रिज का कार्य करते हैं, एक पुल का कार्य करते हैं, और इन्हें न्यायिक उन्मुक्ति होती है सामान्य कानून व्यवस्था के दायरे में, जब तक कि ये कोई बहुत बड़ा ब्लंडर न कर दें। जैसे कि उस देश की सुरक्षा व्यवस्था के मामले में या उसकी गुप्तचरी के मामले में अगर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी उसके सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर इन पर केस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इन्हें पूरी सिक्योरिटी होती है उस कंट्री की कानून व्यवस्था के तहत और अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों के तहत, राइट। इवन देन युद्ध जैसी स्थिति जब पैदा हो जाती है, राइट, तो तब भी इनकी सुरक्षा की जाती है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले क्या होता है, अपने अपने हाई कमिश्नर हों या राजदूत हों, अपनी अपनी कंट्री में वापस बुला लिए जाते हैं। जब कड़वाहट भरे संबंध होते हैं और तो उस स्थिति में भी राजदूत या उच्चायुक्त उस कंट्री में भेजने से परहेज करता है कंट्री विशेष, ऐसा भी होता है, राइट। तो इस तरह की बातें हैं। तो यानी अधिकार और शक्तियों को लेकर के कोई अंतर नहीं है भाई। अभी आप देखिए IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस की चयन प्रक्रिया वही है,
और उसी सेवा से राजदूत बनाए जाते हैं और उसी सेवा से उच्चायुक्त बनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। विदेशों से जो राजदूत और उच्चायुक्त आते हैं वो अपना क्रेडेंशियल लेटर किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राइट नाउ उनको भी सेम इम्यूनिटी है, हमारे यहाँ के जो लोग जाते हैं उनको भी सेम इम्यूनिटी है, केवल नाम में अंतर है, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर, और वो किसको लेकर के? आपके कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी कॉमनवेल्थ कंट्री के बीच में ये उच्चायुक्त कहलाएंगे और उससे भिन्न कंट्रीज के बीच में जब इनकी नियुक्ति होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम राजदूत बोलते हैं। तो ये है राजदूत और उच्चायुक्त के बीच का अंतर। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको भी इसी तरह के या और भी कोई आपके मन में हो तो उस तरह के वीडियो के लिए आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करें, राइट। और आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि क्या आप आईएफएस बनना पसंद करेंगे या आप आईएएस बनना पसंद करेंगे या आईपीएस बनना पसंद करेंगे। आपको कौन सी सेवा अच्छी लगती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कभी भी आपको कोई जानकारी चाहिए आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जनरल स्टडीज के, तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राइट नाउ व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आप हमें कमेंट के माध्यम से। राइट नाउ और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए है। जब भी आपको इस तरह की कोई भी आवश्यकता होती है तो आप कमेंट करें, हम उस पर जरूर आपको वीडियो देंगे। और अगर आपकी व्यक्तिगत कोई बात होगी, अगर व्यक्तिगत स्तर पर कोई आपकी समस्या होगी तो हमारी ओर से आपको कॉल आ जाएगा। निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी, आपकी अध्ययन सामग्री को लेकर के या अध्ययन को लेकर के या टॉपिक की क्लैरिटी को लेकर के। तो जुड़े रहिए और आनंद लीजिए और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ आज विदा लेता हूं और फिर हाजिर रहूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।